गुड मॉर्निंग क्लास। आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक फाउंडेशन कोर्स में। अगली क्लास जो है उसका टाइटल मैं नहीं बताऊंगा। आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ या आप लोगों को गेस करना है। तो आज के क्लास की शुरुआत एक कहानी के साथ। जनरली क्लास में क्या होता है कि टीचर ऐसा कंटिन्यूशन में जब बोलता है तो वो थकता है, और दिन भर टीचर सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेते हैं तो थकते हैं। बायोलॉजी का टीचर तो बहुत ज़्यादा थकता है, केमिस्ट्री का टीचर बहुत ज़्यादा थकता है क्योंकि उसको कंटिन्यूशन में बोलना है। ऐसे ही एक टीचर थे मैथ्स की, वो मैथ्स के टीचर ने उनको थोड़ा रिलैक्स होना था, तो टीचर रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं, मैथ्स के टीचर के पास, फिजिक्स के टीचर के पास एक ऑप्शन है जो बायोलॉजी वाले और केमिस्ट्री वालों के पास शायद उतना ऑप्शन नहीं होता है। मैथ्स के टीचर के पास और फिजिक्स के टीचर के पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो एक न्यूमेरिक दे के मैथ्स का टीचर थोड़ी देर के लिए रुक जा सकता है, कहीं बैठ जा सकता है, बैठेगा भी नहीं तो भी थोड़ा रिलैक्स होगा। तो एक ऐसी एक मैथ्स की टीचर थोड़ा रिलैक्स होना चाह रही थी, तो उन्होंने तीसरी क्लास की बच्चे थे और वो मैथ्स की टीचर ने तीसरी क्लास के बच्चों को एंगेज करने के लिए एक सम दिया, और ये सम उनको कहा कि 1+2+3+4+5+6 ऐसा एडिशन करना है। 97+98+99+100 इन सभी नंबर का एडिशन करना है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। और बच्चों को पूछा कि इसका एडिशन क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। सभी बच्चे शुरू हो गए। तीसरी क्लास के बच्चे क्या करेंगे, आप तीसरे में होते तो आप क्या करते। तो सभी बच्चे शुरू हो गए। 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10। तो मैडम को लगा ऐसा तो बहुत देर तक टाइम पास होगा, मैं आराम से रिलैक्स कर लूंगी। एक बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, एक बच्चा ऐसे बैठा है। तो मैडम ने उसको बोला, बेटे क्या बात है, आप क्यों ये नहीं कर रहे हो। तो उस मैडम ने कहा, ऐसे जैसे ही कहा उस बच्चे ने आंसर दिया, मैडम आंसर होगा 5050। तो मैडम ने कहा कम विथ योर कॉपी। तो वो बच्चा कॉपी लेके आया, उस बच्चे की कॉपी मैडम ने चेक की। उस बच्चे ने ऐसा कुछ सॉल्यूशन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था देखिए, 1+2+3+98+99+100 ऐसा एक बार लिखा। दूसरी बार उस बच्चे ने उल्टा लिखा। तो उल्टा लिखा तो ये 1 के नीचे यहां पे उसने एक गैप छोड़ दिया, उसके नीचे 100 लिखा, 1 के नीचे 99 लिखा, 2 के नीचे 98 लिखा, 3 के नीचे 97 लिखा। और अभी नंबर उसने उल्टे लिखे, यहां पे लिखा 2+1 प्लस यहां पे खाली जगह छोड़ दी। जैसे यहां पे शुरुआत में खाली जगह छोड़ी थी, वैसे आखिरी में, इसके आखिरी में खाली जगह छोड़ी। अब उसने दोनों नंबर की एडिशन की, उसने एडिशन वर्टिकल एडिशन किया। यहां पे कुछ नहीं है, +100 मतलब ये एडिशन हो गया 100+100+100+100 प्लस डॉट 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 98+2 100+100+100। अब यहां पे उसने लिखा कि कितनी बार 100 है, 100+100+100+100 ये कितनी बार होगा, 101 टाइम्स होगा। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर 1 से लेकर 100 तक 100 टर्म्स हो गई, और एक जो जगह ब्लैंक छोड़ी है जिसको मैं स्टार लिख देता हूं, ये जो ब्लैंक जगह छोड़ी है वो 101 टाइम्स हो गया। यहां पे भी ये 100 टर्म हो गई, और जो ब्लैंक जगह छोड़ी है वो क्या हो गया, 101 टाइम्स हो गया। तो 101 टाइम्स 100, तो 101 टाइम्स 100 या 101 टाइम्स 100 मतलब 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। मैम ने कहा था एक बार ऐड करने के लिए, बच्चे ने ऐड किया 2 बार, 2 बार ऐड किया करके उसने इसको डिवाइड किया 2 से, और यहां पे आंसर लिख के रखा 2 5 10 0, 2 5 10 0, 5050। वो जीनियस बच्चा बाद में बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना, उनका नाम है गॉस। गॉस डायव्हर्जन्स थ्योरम तीसरी कक्षा में आपल्याकडे मराठीमध्ये एक म्हण आहे, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। हाँ, अपन सर्वांनी ऐकली असेल। तो वो बच्चे के पालने में ही समझ में आ गया कि ये बाद में जाके बहुत बड़ा जीनियस बनेगा। उस जीनियस का नाम था गॉस
ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन बने बाद में, गॉस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये मैथमेटिक्स में आता है। उन्हीं गॉस ने फिजिक्स में गॉस लॉ दिया जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से काफी सारा कंट्रीब्यूशन गॉस ने मैथमेटिक्स में दिया और बच्चे ने तीसरी कक्षा में किया था। तो अब आपको गेस करना है मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं। एपी, बिल्कुल सही आपने गेस किया। हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये जो गॉस ने ये जो तीसरी कक्षा में किया, इसको उन्होंने फिर बाद में जनरलाइजेशन किया। तो जनरलाइजेशन कैसे किया, तभी आप अगर यहां पे देख रहे हो जो टर्म्स को हम ऐड कर रहे थे उसमें एक डिफरेंस कॉमन है। मतलब इसमें वन ऐड किया, इसमें वन ऐड किया, इसमें वन ऐड किया, इसमें वन ऐड किया, तो वन 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 ऐड हो रहा है। तो जो प्रोग्रेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका यहां पे लिख ले, उसका जो सीक्वेंस होता है, तो एक जनरल फॉर्म हम उसको बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म पहली टर्म को हम बोलते हैं ए, फिर जो नेक्स्ट टर्म होती है वो होती है ए प्लस डी, हमने डिफरेंस ऐड कर लिया। उसके बाद वाली जो टर्म होती है वो होती है ए प्लस ट्वाइस डी। उसके बाद वाली जो टर्म होगी ए प्लस सी डी। अब ऐसा अगर हम कंटिन्यू करते गए, देखो ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, ये फोर्थ टर्म थी। आप यहां पे ऑब्जर्व क्या करना है आपको, फोर्थ टर्म में थर्ड आया, थ्री आया, थर्ड टर्म में टू आया, सेकंड टर्म में वन आया, फर्स्ट टर्म में यहां पे डी नहीं है, मतलब डी के आगे जीरो होगा। तो फोर्थ टर्म में थ्री आया, थर्ड टर्म में टू आया, तो nth टर्म में क्या आना चाहिए, n-1 आना चाहिए। तो जो आपकी nth टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये टर्म होती है nth टर्म, बराबर। अब समीशन ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, उसका ही हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी देखो इन्होंने क्या किया था, अपन यही से फॉर्मूला बना सकते हैं, ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये जो 101 आया था, ये 101 कैसा आता है, अगर आपने पहली टर्म और लास्ट टर्म का अगर एडिशन किया तो 101 आएगा। 101 को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एवरेज लिया, मतलब 1 to 100, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा 101 डिवाइडेड बाई 2। और एवरेज को हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया था। ये 10100 जो आया था वो 100 से मल्टीप्लाई करके आया था। तो यहां पे यही से फॉर्मूला बन सकता है। तो देखिए अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमें क्या करने की जरूरत है, 101 कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करके हमने क्या निकाल लिया, ऐसा करके हमने एवरेज निकाल लिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया एवरेज। एवरेज ऐसा ही निकालते हैं मैथमेटिक्स में। अब एवरेज निकालने के बाद इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 101 डिवाइडेड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से। 100 क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया एडिशन ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पर आप ये फॉर्मूला याद नहीं किए होंगे, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं किया होगा, आपने जब लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा 10th का, तो ये फॉर्मूला तो नहीं रटा होगा, आपने ये वाला फॉर्मूला रटा होगा, इसको अपन कलर कर देते, nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको सबको याद होगा। याद किया था ये वाला, बिल्कुल याद किया था। ये याद करने के बाद आपने ये फॉर्मूला याद नहीं किया होगा, तो इसी को आपने आगे बढ़ाया होगा। फर्स्ट टर्म हम जनरली a लिखते हैं, nth टर्म हमने वो याद करके रखा है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हमारी nth टर्म होती है। हमें एवरेज लेना है तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n। इसको हमने सिंप्लीफाई किया होगा, a प्लस ए ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 और इंटू n। आपने 2 से डिवाइड कर लिया होगा, ज्यादा ज्यादा क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, क्या ऐसा लिखा था, a प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
डी आपके इसमें कैसा था, ये फॉर्मूला जो आपके बोर्ड की किताब में था, ये फॉर्मूला कैसा था एग्जैक्टली? n/2 आगे था। ओके, तो मतलब ये n/2 आगे लिखा आपने, n/2 आपके ने इस तरीके से याद किया, मैं उसी फॉर्म में रखना चाह रहा हूं जैसा आपके 10th की किताब में था, क्योंकि ये लिखूंगा तो आपको और वापस से ऐसा लगेगा कि नया क्या पढ़ा दिए, तो नया कुछ नहीं पढ़ा है, n/2 था आपके पास आगे, n/2 और ये ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्म में था आपका समेशन ऑफ n टर्म्स, ये आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है। तो ये n टर्म्स के एडिशन का फॉर्मूला, तो यहां पे हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, जो हमने 10th में पढ़ा हुआ था, जो हम पढ़ के आए थे उसी का हमने रिवीजन किया। तो इतना आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम क्वेश्चंस कुछ इसके प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। चलेगा? तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, दो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज 7, 10, 13, 16, 154। अब ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, मतलब 3 से अगला टर्म बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डी हो गया 3 और फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म है 7 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 3 का। अब मुझे एक समेशन करना है इन सभी का, तो समेशन करने के लिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे मुझे पता है क्या, यहाँ पे बीच में डैश 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 दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये पता नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये पता करना पड़ेगा। तो मुझे nth टर्म दी हुई है और nth टर्म का फॉर्मूला मुझे आता है, तो वहीं से मेरा n निकल जाएगा। तो नाउ nth टर्म इज इक्वल टू, मुझे फॉर्मूला पता है a प्लस n-1 इंटू डी, अभी हमने लिखा था। nth टर्म मेरी कितनी है, 154 है, nth टर्म है तो 154। फर्स्ट टर्म मेरी 7 है, n-1 वो n ही निकालना है और कॉमन डिफरेंस मेरा 3 का है, ये 7 इधर आके माइनस होगा, 154 माइनस 7 कितना बचना चाहिए, 147। तो 147 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, तो यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इधर डिवीजन में चला गया, जो हो जाएगा 3 4 12, कितना रहेगा 2 रहेगा, 3 9 27, तो ये हो गया 49। n-1 अगर 49 है तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 50, मतलब यहां पे इस सीक्वेंस में टोटल टर्म्स कितने थे, 50 टर्म्स थे, जो हमें डायरेक्टली दिया नहीं था। अब मुझे n टर्म का एडिशन करना है टोटल इनका, दो तरीके हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जिनको फॉर्मूली रटने की आदत है वो लोग फॉर्मूली से करेंगे, मैंने समझा है तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है एवरेज निकालो और नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरा वाला तरीका, मेरे वाले तरीके से जाते हो तो ऐसे करेंगे, देखो अपन दोनों से करते हैं। मेरा वाला तरीका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो समेशन ऑफ n टर्म्स, तो ये 7 + 154 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 50। 7 + 154 ये कितना होगा 161, 161 होगा होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से वो काट देंगे, पहले 2 से ये 50 काट दिया, 25, तो ये हो जाएगा 161 इंटू 25, 25 का टेबल आता है, 25 1 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 25 6 ज़ा 150, 150 कितना कैरी हुआ था, 2 कैरी हुआ था, 150 और 2 152, 152 का 2 15 रह गया, 25 1 ज़ा 25 और प्लस 15 कैरी हुआ था, तो ये हो जाएगा 4025। मेरा तरीका या आपका दूसरा तरीका जो आप करते हो फॉर्मूली याद कर करके हमेशा, मतलब फिजिक्स और मैथ्स मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द बच्चे मैथ्स और फिजिक्स भी रटते हैं, प्रैक्टिस 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 फॉर्मूली याद कर लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है फिजिक्स पढ़ने का या मैथ्स पढ़ने का। उसको समझिए, समझ के आगे बढ़िए।
तो समझ के आगे बढ़ोगे तो एग्जाम में ये डर नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, नहीं तो ऐसा भी रहता है कि फॉर्मूला याद नहीं आया छोड़ के आ गया। अब आपका फॉर्मूले के साथ समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2। आगे बोलिए क्या था, ट्वाइस a, यही था ना, ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने फॉर्मूला याद किया था। देखो शायद अभी यहां पे इसमें ज्यादा वक्त लगने वाला है, n/2 ये हो गया 25, क्योंकि n है 50, 50/2 25 हो गया। ट्वाइस ए मतलब क्या होगा 14 प्लस n-1 49, क्योंकि 50 है n, डी 3 है, ये 25 14 प्लस 49 3 50 3 150 होता है, तो ये 147 होगा। 147 प्लस 14 क्या होना चाहिए, वही आया 25 इंटू 161, यही आया क्या, देखो वही आया 25 इंटू 161 4025। जबकि फार्मूला याद करके मुझे ज्यादा वक्त लगा। बहुत बार फार्मूले से जल्दी आंसर आता है याद करने से, पर देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपने फार्मूला याद किया, याद करने का भी पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ी, याद भी करना पड़ा और वक्त भी ज्यादा लगा। जबकि मैं बिना फार्मूले से गया कॉमन सेंस से, जो गॉस ने किया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज निकाल के नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई किया, उससे जल्दी आंसर आ गया। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन का फॉर्मूला याद नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो भी मेथड आपको अच्छा लगा होगा उससे आप कीजिए, आप बाद में नोट डाउन कर लेना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए रेडी है यहाँ पे। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द रेशियो ऑफ 7th एंड 10th टर्म इज -1। ये रेशियो किसका दिया है, 7th एंड 10th टर्म। तो यहां से पहली कंडीशन उन्होंने दी है, 7th एंड 10th टर्म का रेशियो इज -1, ये पहली कंडीशन है। आगे क्या दिया है, इफ 16th टर्म इज -15, ये दूसरी कंडीशन दी है, 16th टर्म -15 है, देन फाइंड अ थर्ड टर्म। अभी यहां पे देखो दो कंडीशन दी है, एक्चुअली आपके दो अननोन होते हैं कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आपका एक अननोन होता है ए और एक अननोन है अभी यहाँ पे डी। ना आपको ए की बात मालूम है ना आपको डी मालूम है। तो दो जब आपके अननोन है तो दो अननोन को पता करने के लिए मैथमेटिक्स में दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखिए, दो अननोन दो इक्वेशन, तीन अननोन तीन इक्वेशन। अभी यहां पे मुझे ना ए दिया है, उसने पहली टर्म कौन सी है ये दिया है, ना मुझे डिफरेंस दिया है, मतलब दोनों मेरे लिए अननोन है। तो अगर मेरे पास दो अननोन है और मुझे सॉल्व करना है तो मुझे दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक बार कंफर्म कर लिया रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता है, हम बड़बड़ करते रहेंगे रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए उसने दो कंडीशन दी है। ये पहली कंडीशन, रेशियो ऑफ 7th एंड 10th टर्म इज -1, पहली कंडीशन से आपका पहला इक्वेशन बनेगा। इफ 16 टर्म इज -15, 16 टर्म -15 है, इससे आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा। दो इक्वेशन, हम उससे दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और डी मिल जाएगा, और वो ए और डी का यूज करके हम थर्ड टर्म निकालेंगे, क्योंकि थर्ड टर्म nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम थर्ड टर्म निकालेंगे। चले करें स्टार्ट। तो पहले सबसे पहले ना स्ट्रक्चर बनता है, जैसे अगर मुझे कहीं पे जाना है तो मेरे दिमाग में ना दो तीन रास्ते आते हैं कि मैं ऐसा जाऊंगा, फिर यहां से टर्न लूंगा, वहां से टर्न लूंगा। तो ये हमेशा आदत डालिए अपने दिमाग को, ये हमेशा प्रैक्टिस दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन मिला कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं शुरू करना, डेस्टिनेशन का तक का मैप अपने दिमाग में पूरा आ जाना चाहिए। और वो विजन जब आपका डेवलप होगा तो आपको डर हमेशा के लिए सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा। तो पहले विजन डेवलप कीजिए। तो अभी यहां पे पहली कंडीशन से मुझे मिलेगा 7th, रेशियो ऑफ 7th एंड रेशियो ऑफ 10th, ये दोनों का रेशियो कितना दिया है, -1 दिया है। 7th टर्म मुझे लिखनी है, देखिए nth टर्म होती है a इंटू n-1 इंटू डी। तो 7th टर्म कैसी होगी, a प्लस 7-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय, यहां पे a प्लस 10 टर्म है तो 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू -1। ऐसा क्यों, यहां पे एज nth टर्म मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वो सिक्वेंशियली लिखा था। तो वहां पे हमने देखा था 4 के लिए 3 आया, थर्ड के लिए 2 आया था, तो n के लिए n-1 आएगा।
ये इसके लिए रीजन है। अब यहां पे इसको सॉल्व कर ले तो एक इक्वेशन बन जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस 9d, 10 माइनस 1 9d है, इधर मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे ये माइनस a है, इधर आएगा तो ट्वाइस a होगा, ट्वाइस a, और यहां पे माइनस 9d है, माइनस 9d इधर आएगा तो प्लस 9 होगा। तो 9 प्लस 16 कितना, 9 प्लस 6 कितना होगा 15, प्लस 15 d इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कहा था आपको, हमें एक कंडीशन से एक इक्वेशन मिलेगा, तो पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं, इफ 16 टर्म इज माइनस 15, 16 टर्म माइनस 15 है, अगेन 16 टर्म माइनस 15 है, 16 टर्म इज इक्वल टू माइनस 15, 16 टर्म क्या होगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 15। दूसरा इक्वेशन आपके लिए रेडी हो रहा है, 16 माइनस 1 माइनस 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा a, 16 माइनस 1 माइनस 15 नहीं होता है, 15 हो जाएगा, a प्लस 15d इज इक्वल टू माइनस 15। ये दूसरा इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन आपके पास। मैंने कहा था आपको कि पहले दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू मिलेगी। अब ये मैंने यहां पे रीजन लिखा था, ये रीजन आप अलग से लिख लेना, मैं इसी जगह को यूज कर लेता हूं लिखने के लिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब बच्चों जैसे, अभी हम बच्चे नहीं रहे, थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं, बराबर, तो बच्चों जैसे नहीं सॉल्व करना कि एकदम इसमें से ऐसा कुछ तो भी सॉल्व करते हैं, ऐसे मत करो। ओरली इक्वेशन सॉल्व होने चाहिए, लीनियर इक्वेशन है ऐसे ही सॉल्व होते हैं। देखो ये 15d है, यहाँ पे भी 15d है, मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 15d माइनस 15d कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस a माइनस a बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो a इज इक्वल टू, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, 0 माइनस ऑफ माइनस 15, तो क्या आएगा 15 आएगा। तो मुझे पहला मिलेगा a इज इक्वल टू 15। चलेगा क्या, डायरेक्ट लिखा तो चलेगा, सबको चलता है पक्का। क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या फिर यहां पे लिख दो, आप अलग से कर लेना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स को मैं ऐसा एरो लिख रहा हूं, तो ट्वाइस a माइनस a इज इक्वल टू, क्योंकि 15d कैंसल, ये बचेगा 15, तो a इज इक्वल टू 15 आ गया। a इज इक्वल टू 15 कहीं पे भी एक जगह पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे, होगा 30, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 30, माइनस 30 होगा तो d इज इक्वल टू माइनस 30 डिवाइडेड बाय 15 आएगा, तो कितना होगा -2 होगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो d इज इक्वल टू लिखू -2 डायरेक्टली। अब मेरे पास a भी है, मेरे पास d भी है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड थर्ड टर्म पूछा है, तो नाउ थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना था 15, n माइनस 1 कौन सी टर्म चाहिए, थर्ड चाहिए, मतलब n माइनस 1 होगा 2, और डिफरेंस कितना है -2, ये हो जाएगा 15 माइनस 4, तो मेरा आंसर होगा 11। तो मेरी थर्ड टर्म होगी 11। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले हम देखते हैं कि इसका फिजिक्स में कहां पे काम आएगा। तो बिलीव मी, एज अ फिजिक्स टीचर मैं 2 साल का फिजिक्स पढ़ाता हूं, बट मुझे ज्यादा बार मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज नहीं करता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस आता है, कहां पे आता है, जैसे अगर आप बहुत हाइट पे चले गए और बहुत बड़ी हाइट से, समझो एक हेलीकॉप्टर है और वहां से आपने इस तरीके का उड़ रहे थे हवा में, बिना पंखे का हेलीकॉप्टर बन गया, ये पंखा भी बना दो, कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए उसको हवा में रखने के लिए, तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करने के लिए हेलीकॉप्टर के फैन होने चाहिए। तो यहां से अभी आपने बहुत बड़ी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा दिया, जैसे अभी आपने ये ऑब्जेक्ट नीचे गिराया, तो ये जब नीचे आता है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाइयों से हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट नीचे ड्रॉप किया है बहुत बड़ी हाइट से,
तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो यहाँ पे ये आता नीचे, जब नीचे आता है तो पहले सेकंड में ये सिर्फ 5 मीटर चलता है। एक्चुअली 5 मीटर भी नहीं चलता है, 4.9 मीटर चलता है। जो ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर, उसका आधा। बट अगर हम ग्रेविटी को 10 ले रहे हैं तो ग्रेविटी को 10 ले रहे हैं तो ये 5 मीटर पहले सेकंड में चलता है। फिर नेक्स्ट सेकंड में क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, ये चलता है 15 मीटर। फिर उसके अगले सेकंड में ये चलता है 25 मीटर, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो उसका डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ता है। ये डिस्टेंस जो है 1:3:5 के रेशियो में आता है। 25 के बाद ये अगले सेकंड में 35 मीटर चलता है। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से किया जा सकता है। जैसे आपको बोला कि 10 सेकंड में बॉल कितनी चलेगी, तो 10 सेकंड में बॉल कितनी चलेगी, तो आपका यहां पे सीरीज बनेगा 5, 15, 25। ऐसा करते जाओगे तो 10 सेकंड में कितनी चलेगी, मतलब ये पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, ऐसे 10 टर्म आपको लिखनी है। 10वें टर्म के एडिशन की जरूरत नहीं है, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स करना है। सम ऑफ 10 टर्म्स एडिशन क्या होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा था कि 10 सेकंड में ऐसी बॉल टोटल कितना चलेगी, तो 10 टर्म का आपको एडिशन करना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। बराबर लिखा गया मैंने फॉर्मूला, करेक्ट लिखा। तो अभी देखिए यहां पे n/2 मुझे कितने टर्म्स है, ऐसे 10 टर्म है, तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5। ट्वाइस ए, फर्स्ट टर्म मेरी क्या थी, 5 थी, प्लस n-1 10 टर्म है तो यहां पे 9, और डिफरेंस कितना है 10 का। 5 इंटू ये 10 प्लस 90, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 मीटर। मतलब हमने ग्रेविटी को यहाँ पे g = 10 लिया तब है ये। g अगर हमने 9.8 लिया होता तो हमारा आंसर अलग होता। बट ऐसा कौन करता है, ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि ये 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसके अलावा मेरे पास दूसरा एक फॉर्मूला है। तो इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे भी मोशन इन 1D है। ये आपका सेकंड लेसन आएगा मेजरमेंट के बाद, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद सेकंड लेसन आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये आता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मैंने तो नहीं देखा किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट को सॉल्व करते हुए, क्योंकि इसके लिए एक छोटा सा अल्टरनेटिव है। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें वहां पे आते हैं, s = ut प्लस हाफ at²। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इसको एक ऑप्शन में हमारे पास फिजिक्स में मेथड है, तो हमें ऐसा क्यों करते बैठेंगे। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, बराबर। हाफ एक्सेलरेशन हमें मालूम है 10 का होता है, और टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड हमने कितने सेकंड का बोला है 10 सेकंड का, तो ये 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 विच इज इक्वल टू 500। तो बड़े आराम से आंसर आ गया। तो जब बड़े आराम से काइनेमेटिकल इक्वेशन से आंसर आ गया तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज नहीं करता है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से करना संभव है, बट एज अ फिजिक्स टीचर मैं इतने दिनों से फिजिक्स कर रहा हूं, मैं भी फिजिक्स में बहुत कम बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करता हूं। बट मैथमेटिक्स में है, हम पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार रिवाइज करना था, हमने रिवाइज कर लिया। कल की क्लास में हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।